हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंडर द मेपल स्काई। मैं हूं मेघा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज एक और वीडियो रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन अपडेट्स 2026। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की थी ओवरऑल कनाडा इमिग्रेशन चेंजेस के बारे में, जो नेशन वाइड चेंजेस थे। पर हम प्रिसाइजली इस वीडियो में बात करेंगे प्रोविंस वाइज चेंजेस के बारे में, जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेंगी। तो अगर आप कनाडा में हैं या फिर आप कनाडा आना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब इन प्रोविंस वाइज चेंजेस में हम सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्टा में जो चेंजेस आए हैं जनवरी 1 2026 से। अल्बर्टा के रूरल रिन्यूअल सिस्टम के अकॉर्डिंग अब कुछ चेंजेस आए हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे उन लोगों को जो कि रूरल कम्युनिटीज़ में हैं या फिर रूरल कम्युनिटीज़ में आके सर्व करना चाहते हैं। तो इस स्ट्रीम में ये कंक्रीट चेंजेस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी और आपको इनके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी एंडोर्समेंट कैप्स के बारे में। अब जो भी डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज़ हैं, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास एक ईयरली लिमिट होती है कि वो कितने कैंडिडेट्स को इंडोर्स कर सकती है फॉर अ जॉब ऑफ़र। इसका ये मतलब है कि जो सिलेक्शन पहले ओपन एंडेड होती थी, अब वहाँ पर भी एक तरह का कैप लग गया। इसका मतलब ये है कि अब सिलेक्शन पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है और कम्युनिटी सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल्स को अप्रूव कर रही हैं या इंडोर्स कर रही हैं जहाँ पे लोकल इकोनॉमिक नीड्स जेन्युइन हैं या फिर जहाँ पे एक्चुअल में उनको लेबर शॉर्टेज लगती है और वो लोकल एम्प्लॉयमेंट वहाँ से नहीं ढूंढ पा रहे। तो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को इंडोर्स किया जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज जो कि स्ट्रीम के अंडर आया है वो है इंडोर्समेंट लेटर की वैलिडिटी। अब लेटर की वैलिडिटी ओनली 12 मंथ्स है। तो अगर आपको लेटर मिलने के बाद आप अप्लाई करने में डिले कर देते हैं तो आप अपने चांसेस लूज़ कर देंगे। अब हम बात करते हैं टियर बेस्ड मॉडल की। मैंने देखा है कई लोगों को इसके रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन है कि टियर बेस्ड मॉडल क्या है और किस पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो अगर आप अल्बर्टा में हो और आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट हो तो आप अगर टियर 0 से टियर 5 के बीच में किसी भी टियर में जॉब कर रहे हो तो आप इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप अल्बर्टा से बाहर कनाडा के किसी भी और प्रोविंस में हो या फिर आप ओवरसीज से अप्लाई कर रहे हो तब आपकी जॉब टियर 0 से टियर 3 के बीच में ही होनी चाहिए, बिकॉज़ वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन में माना जाता है। अब इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वैलिड वर्क परमिट। तो अगर आप ये एप्लीकेशन और ये स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो आपका वर्क परमिट अप्लाई के टाइम प्लस असेसमेंट के टाइम पर भी वैलिड होना चाहिए। आप मेंटेन स्टेटस पे आप इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करते टाइम तो आपके पास वर्क परमिट था, बट ड्यूरिंग असेसमेंट आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो तब भी इस केस में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। तो आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट टू। गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है क्योंकि अब अल्बर्टा को फेडरल गवर्नमेंट से कुछ लिमिटेड सीट्स ही अलॉट हुई हैं फॉर 2026। इसलिए वो इन एंडोर्समेंट्स को या इन नॉमिनेशंस को बहुत केयरफुली मैनेज करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओंटारियो में आए चेंजेस के बारे में। ओंटारियो में दो मेजर चेंजेस आए हैं 2026 में। पहले चेंज के बारे में बात करते हैं जो कि है ओंटारियो एज ऑफ राइट चेंज। ये चेंज उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा जो कि ओंटारियो से बाहर काम कर रहे हैं और ओंटारियो मूव करना चाहते हैं। इस चेंज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे दूँ। ये कोई इमिग्रेशन चेंज नहीं है, ये रादर एक ओंटारियो लेबर मोबिलिटी एक्ट के अंदर आया एक न्यू चेंज है। इस चेंज का पर्पस बिल्कुल सिंपल है। कनाडा में किसी और प्रोविंस या टेरिटरी में जो भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वो अगर ओंटारियो में मूव करना चाहते हैं और अपना वर्क इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी डीलेस तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आप अगर किसी भी रेगुलेटेड प्रोफेशन में हो, से फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर में हो या फिर आप इंजीनियरिंग में हो या किसी भी और लाइसेंसिंग फील्ड में हो और आप ओंटारियो में उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी को अप्लाई करते हो फॉर योर लाइसेंस, तो 10 बिजनेस डेज में वो अथॉरिटी आपको अ, वो सर्टिफाई कर देती है कि आप ओंटारियो में लीगली काम करने के लिए डीम्ड हो। अब इस 6 मंथ की विंडो में आप लीगली ओंटारियो में काम कर सकते हैं और साइड बाय साइड अब अपना फुल लाइसेंस अप्लाई करके कंप्लीट कर सकते हैं।
ये रूल जो है वो स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ काफ़ी स्टाफिंग गैप है और ये एक सीरियस कंसर्न है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जितने भी फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं या फिर और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो इस फ्रेमवर्क के अंडर कवर किए गए हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो भी प्रोफेशनल्स अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो किसी भी प्रोसेसिंग डिले या कोई भी एंट्री बैरियर के बिना अपना काम टू दी अर्लीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टाफिंग गैप्स हैं, अब वो भी कम रहेंगे। गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं है कि इसको एक बहुत शॉर्टकट क्रिएट कर दिया जाए फॉर पीआर ओंटारियो में, बट रादर ये एक ऐसा प्रोसेस बना दिया गया है जिसके थ्रू जितनी भी स्टाफिंग गैप आया है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के रिस्क क्रिएट हुए हैं, उससे हम बच पाएँ, और इसीलिए ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जो सेकंड चेंज आया है ओंटारियो में, वो है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड वाली चीज़ के बारे में। इसको डिटेल में समझते हैं। पहले जॉब लिस्टिंग्स में ओंटारियो है या फिर और कोई भी प्रोविंस है, वहाँ पर जॉब लिस्टिंग में एम्प्लॉयर्स मेंशन कर देते थे कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पर ओंटारियो के एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंडर ये रीसेंट चेंज आया है कि अब एम्प्लॉयर्स अपनी पब्लिक किसी भी जॉब लिस्टिंग में ये मेंशन नहीं कर सकते कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता, आपका स्किल सेट भी काफ़ी अच्छा मैच करता है उस प्रोफाइल के लिए, फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी जस्ट फॉर द रीज़न आपकी प्रोफाइल में या आपके पास कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता था प्रायर। इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, इस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ये न्यू चेंज लेकर आई है कि अब एम्प्लॉयर्स को ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा अपने हायरिंग प्रोसेस को लेकर। इवन इफ़ अगर वो एआई के थ्रू हायरिंग कर रहे हैं या फिर अपने रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो उनको ये सब कुछ गवर्नमेंट से ओपन करना पड़ेगा, उनको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा अपनी ये सारे हायरिंग प्रोसेस में। ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि ना कैनेडियन एक्सपीरियंस होने के कर हमेशा पीछे रह जाते थे एम्प्लॉयमेंट की रेस में। मैं भी जब कनाडा में नई आई थी, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पर ना एक्सपीरियंस होने के कारण कनाडा का कोई भी जॉब मिलने में इतनी मुश्किल होती थी, क्योंकि हर जॉब में ये रिक्वायर्ड होता था कि मिनिमम 1 ईयर का कैनेडियन एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप न्यू कमर हो, आपके पास कैसे वर्क एक्सपीरियंस होगा कनाडा का। तो अब ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। अब इस लिस्ट में नेक्स्ट है सस्कैचुअन। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में इसके बारे में पूछा था, तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सस्कैचुअन ने अपने पीएनपी प्रोग्राम, जिसे हम एसआईएनपी भी कहते हैं, उसमें मेजर अपडेट्स लेकर आए हैं। तो इसे हम 3 पार्ट्स में समझते हैं कि क्या 3 मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फिर नॉमिनेशन कैप्स के ऊपर हम बात करेंगे इसमें, और ऑल्सो हम बात करेंगे कि जो अभी करंटली वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में हैं या फिर वर्क परमिट पे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस प्रोग्राम के अंडर। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हर प्रोविंस को कुछ सीट्स एलोकेट हुई हैं फॉर 2026, तो सस्कैचुअन को भी कुछ लिमिटेड सीट्स अलॉट हुई हैं फॉर दिस ईयर। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पूरे सेक्टर्स को मल्टीपल थिंग्स में क्लासिफाई कर दिया है। उनके कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, कुछ कैप सेक्टर्स हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो अपना ये एसआईएनपी का प्रोग्राम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स की। गवर्नमेंट ने ये एश्योर कर दिया है कि मिनिमम 50% एलोकेशन प्रायोरिटी सेक्टर्स में होगी। जस्ट एज वी से प्रायोरिटी, इसका मतलब क्लियर है कि ये सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट भी है और डिमांड भी है, और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम 50% एलोकेशन यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस इनटेक है, कोई ऐसा कैप नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे वर्क परमिट की कोई वैलिडिटी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपका वर्क परमिट 6 मंथ्स बचे होने चाहिए उसमें, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्किल्ड ट्रेड्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, और ये सारे स्किल्ड ट्रेड्स हैं। अब दूसरी बात हम करना चाहते हैं अपने कैप्ड सेक्टर्स के बारे में। गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि यहाँ पे 25% मैक्सिमम एलोकेशन होगा। तो ये बहुत अच्छा चांस है उन सेक्टर्स के लिए जो कैप्ड हैं, पर बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, और आपको किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और आप अगर एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सेक्टर्स में कौन कौन आता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप फूड सर्विसेज और अकोमोडेशन में हो, या ट्रकिंग में हो, या रिटेल ट्रेड में हो, तो आप इन कैप सेक्टर्स में आते हो।
अगर हम बात करें, ये कॉन्टिन्यूस इनटेक नहीं होगा जस्ट लाइक प्रायोरिटी सेक्टर्स के, ये विंडो बेस्ड इनटेक होगा, जिसका पहला इनटेक आएगा 13 जनवरी 2026 को। इसके बाद है मार्च में, जुलाई, सितंबर और नवंबर में ये इनटेक्स आते रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वर्क परमिट का रूल अप्लाई होता है। हर कोई इस SINP में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपकी वर्क परमिट की वैलिडिटी 6 मंथ्स और लेस रह गई है, तभी आप SINP में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर लेगा। अगर आपने अप्लाई कर भी दिया तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी, जस्ट बिकॉज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही। और इसके अलावा अगर हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट होल्डर्स के बारे में बात करें, तो उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जस्ट लाइक वो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स और कैप सेक्टर्स की तरह ही काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये SINP की रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स की बात करें, तो अगर आपकी एजुकेशन आउट ऑफ सस्कैचुअन है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पर आप फिर भी और स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे टेक सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, या एग्रीकल्चर सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। बट आप इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे इन्हीं कैनेडियन इमिग्रेशन अपडेट्स के बारे में जो कनाडा गवर्नमेंट ने 2026 में अनाउंस किए हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।